इनसिप्ट, TEDIOUS, TDS, PROSAIC, प्रोसेक। इसके उलट भी साथ लिख लेते हैं, PLEASING, प्लीजिंग, APPETIZING, एपिटाइजिंग। ठीक हो गया। इसके उर्दू के अंदर हम मीनिंग भी लिख लेते हैं। इनसेप्ट का मतलब होता है जनाब बेवकूफ, स्टूपिड। टीडियस कहते हैं जनाब नागवार, जो चीज आपको सही ना लगे, नागवार, नामुवाफिक। प्रोसे का मतलब होता है बेतकल्लुफ, ठीक है, यानी जो चीज आपको पसंद ना है, जो चीज मुश्किल हो आपके लिए। ठीक हो गया। प्लीजिंग का मतलब होता है खुशगवार या फिर दिलचस्प। अच्छा जी। एपिटाइजिंग का मतलब होता है भूख तेज, भूख तेज करने वाली, तेज करने वाली शय। एक्चुअली बात यह है कि भूख तेज करने का मतलब यह है भाई, एक बंदा बहुत अच्छा बोलता है, खुशगवार बोलता है, बहुत इतना अच्छा बोलता है कि उसकी आवाज़ को सुनने को दिल करता है, तो फिर उसकी क्या होती है, तड़प होती है कि दोबारा सुनेगी। तो भूख भी ऐसी चीज़ है। इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। enchanting, और रिवाइटिंग, RIVETING, रिवाइटिंग। DULL, डल, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। अच्छा जी। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जनाब दिलचस्प, दिलचस्प। ENDANTING, इंडेंटिंग का मतलब होता है दिल फरेब, दिल फरेब। रिवाइटिंग, RIVETING, राइवाइटिंग का मतलब होता है तवज्जो देना, जो चीज दिलचस्प होगी उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे। डल का मतलब होता है कहे, सुस्त। अनइंटरेस्टिंग का मतलब होता है गैर दिलचस्प, जो चीज आपको जो है अच्छी ना लगे। नेक्स्ट, IMMACULATE, immaculate, UNSULLIED, unsullied, SPOTLESS, spotless, DEFILED, defiled, TARNISHED, tarnished। इमैकुलेट का मतलब होता है जनाब बेऐब, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, बेऐब। अनस्यूल्ड का मतलब होता है बेदाग या फिर गंदगी से पाक, गंदगी से पाक। स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग, यानी धब्बे के बगैर।
ठीक हो गया। डिफेल्ड का मतलब होता है नापाक। टार्निश्ड का मतलब होता है मैला। मैला भी कह सकते हैं आप, या फिर इसको दागदार भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, IMMENS, अमेंस, HUG ह्यूज, ENORMOUS एनॉर्म्स, PUNNY पोनी, सॉरी PUNY होगा, PUNY पोनी। और इनसिग्निफिकेंट, अमेंस का मतलब होता है IMMENC, अमेंस का मतलब होता है बेबिना, या फिर इसको हम कहते हैं अजीम। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। एनॉर्म्स का मतलब होता है जनाब ज्यादा मिकदार, ज्यादा चीज, या फिर बड़ा। ठीक है। PUNY प्यूनी का मतलब होता है छोटा। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर अहम। गैर अहम, गैर जरूरी, अनइम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, IMMERSE, इमर्स, SUBMERG, सबमर्ज, इन्वॉल्व, इमर्ज, अनकवर। अच्छा जी, IMMERSE, इमर्स का मतलब होता है गर्क या डबोना भी कह सकते हैं। ठीक है। सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, डूब जाना। INVOLV, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, शामिल। अच्छा जी, इमर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? उभरना। अनकवर, पेचीदा बनाना या फिर नंगा करना। लाइक दैट, कोई चीज ढांपी हुई है तो उसको जो है मतलब है कि समझ लें उसके, लाइक दैट एक चीज है, उसके ऊपर आप कोई चीज रख देंगे तो वो दो चीजें शामिल हो जाएंगी ना। अगर उसका आप उसको अनकवर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो नंगी हो जाएगी। नेक्स्ट, कवर के बगैर हो जाएगी। आखिरी लिखें, IMMINENT, एमिनेंट, इम्पेंडिंग। आगे इधर उलट रख लें, RECEDING, रिसीडिंग, DISTANT, डिस्टेंट। अच्छा जी, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? IMMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है करीबी, यानी करीब। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? IMPE, इम्पेंडिंग का मतलब होता है नजदीक आने वाला। लाइक दैट चेयरमैन PPSC की जो तकर्री है वो क्या है? वो इम्पेंडिंग है, मतलब वो बहुत जल्द होने वाली है। रिसीडिंग, RECEDING, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे होना, पीछे होना। डिस्टेंट का मतलब होता है DIS, डिस्टेंस। आपको पता है कि जो चीज दूर होती है, डिस्टेंस से डिस्टेंट, दूर। जी जनाब, मैं वॉल्यूम को अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आपने कोई मीनिंग पूछना है तो पूछ लें, और ये भी बता दें कि सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है?
जी जनाब, ये मेरे पास ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी वीडियो मतलब कर रहा था, तो वीडियो भी मतलब बड़ी मुश्किल से उधर जो है ना वो झटके लग रहे थे, मतलब कभी रुक जाता था, कभी बहुत तेज हो जाता था, तो इस तरह से चल रहा था नेट, तो उसकी पता नहीं क्या वजह है। अच्छा जी, इन से अभी भी हो रहा है? अच्छा चलें, आप एक काम करें, अब सही हो रही है। पीपीएससी का जो भी पेपर होता है ना, उसमें हर पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन उर्दू भी है, ठीक है। उर्दू के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या चीज पढ़ी थी, किसी को याद है? अच्छा जी, उर्दू के अंदर जनाब हमारे सामने, हम उर्दू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जब ग्रामर हमारी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं है, उर्दू ग्रामर जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम उर्दू पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे सामने जनाब जो कलमा की इकसाम होती है ना, उसमें एक तो आता है इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे सामने जो है इसम की किस्में होती हैं, एक होती है इसम ज़ात और एक होती है इसम सिफ़त। इसम के इस्तेमाल के लिहाज से इसम की किस्में होती हैं, एक होती है इसम मारफा और एक होता है इसम नकरा। इसम नकरा, इधर आप लिखें, इसम के इसम के इस्तेमाल से इसम की किस्में, ठीक है। इसम के इस्तेमाल से इसम की किस्में, नंबर 1 पे है इसमें मारफा और नंबर 2 पे है इसमें नकरा, ठीक हो गया। इसमें मारफा क्या होता है? इसमें मारफा ये होता है कि वो इसम जो किसी खास चीज, शख्स या जगह के खास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे को हमालिया, बांगे दरा, लाहौर, महमूद गजनवी, ये सारे इसमें मारफा हैं। इसको हम इसमें खास भी कहते हैं। जबकि इसमें नकरा क्या होता है? वो इसमें जो किसी आम शख्स, आम चीज़, आम जगह को आम नाम से ज़ाहिर करे, जैसे पहाड़, अब पहाड़ों में सारे पहाड़ आ जाते हैं। किताब, किताबों कौन सी किताब, अगर वो कहता है कि जो किताब किताब है इसमें नकरा, कुरान पाक इसमें मारफा, ठीक है। शायर, आदमी, इसमें नकरा में आम, ये चीज़ कि आम इसमें आम और इसमें खास, सीधी सी बात है। इसमें आम के अंदर जो होगा हमारे सामने इसमें ख़ास में इसमें मरफा आ जाएगा, जहाँ पे एक बंदे का प्रॉपर नाम लिया जाएगा। इसमें नकरा के अंदर इसमें आम आ जाता है, जहाँ नाम नहीं लिया जाता। वो जनाब वहाँ पे काफ़ी बंदे खड़े हुए थे, वो वहाँ पे जनाब अली बैठा हुआ था, तो ये दोनों में एक बंदे का तो नाम नॉमिनेट किया गया है, तो वो तो हो गया मारफा, जिसका बंदे बैठे हुए काफ़ी सारे, वो हमारे पास नकरा। हम पढ़ते हैं इसमें मारफा की इकसाम, क्या लग पड़ेंगे? इसमें मारफा की इकसाम, इसमें मारफा की जो इकसाम है वो हमारे पास 4 है। नंबर फर्स्ट पे है जनाब इसमें इल्म, इसमें इल्म। नंबर 2 पे है इसमें ज़मीर। नंबर 3 पे हमारे पास है जनाब इसमें मासूल। और नंबर 4 पे है इसमें इशारा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब इसमें इल्म। इसमें इल्म क्या चीज है? इसमें इल्म जो है हमारे सामने क्या चीज है कि
वो इस्म जो किसी खास शख्स के खास नाम को ज़ाहिर करे, ठीक है। यानी लाइक दैट जी, एक बंदे का नाम है अकरम, अकरम की बजाय उसको पुन्नू बोलते हैं। पूरे मोहल्ले को पता है जी पुन्नू की बात हो रही, पुन्नू कौन है? अकरम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस्म। वो इस्म जो किसी खास, जो किसी शख्स के, जो किसी शख्स के, जो किसी शख्स के खास नाम को ज़ाहिर करे। अब इसके मिसाल क्या क्या हो सकती है? मिसाल के अंदर जनाब सबसे पहले हम शायर मशर, ये बताइएगा शायर मशर कोई और भी है अल्लामा इकबाल के अलावा? शायर मशर, गालिब, इसी तरह देखो ना, गालिब तो एक ही है ना। गालिब जो है, गालिब आपको पता है उसका तखल्लुस है, ठीक है। शायर मशर, गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासिम। बताएं तो इब्ने कासिम को और बताएं? नहीं है ना, एक ही बंदा है ना। इसी तरह शामसुल उलमा, शामसुल उलमा खास बंदू को अता की जाता है ना। इब्ने बतूता, यानी इस लाइक दैट देखे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक इल्म की वजह से अल्लामा इकबाल क्या इल्म है? शायरी का इल्म है। एक बंदे का जनाब वाला वो क्या है कि वो जनाब फतवाहात करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फतवाहात करने वाला कोई आम बंदा थोड़ा होता है, उसके पास हर चीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं जनाब इसमें इल्म की इकसाम। क्या पढ़ेंगे? इसमें इल्म की जो इकसाम है वो जनाब हमारे पास है 5, बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है खिताब, ठीक है। कुनियत, ठीक है। तखल्लुस, उर्फ, ठीक हो गया। खिताब, कुनियत, तखल्लुस और एक आखिरी रह गया जनाब लक़ब। तो ये बड़े, ये हमने पढ़े नहीं पढ़े थे ना उस दिन? पढ़ा था इसके बारे में, इन तीनों के बारे में। तो लिहाजा हमारे पास इसमें इल्म के अंदर जनाब खिताब, कुनियत और कुनियत के बाद जनाब तखल्लुस। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है जनाब खिताब। खिताब क्या होता है जनाब? खिताब होता है कि यानी वो इसमें मारफा जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, उसको हम कहते हैं खिताब। जी जनाब, नजर आ रहे हैं यहां पर? नजर आ रहे ना? किसी किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, हुकूमत की तरफ से दिया जाए, ठीक है। मिसाल क्या है? मिसाल है जनाब रस्तम जमा, ठीक है। खान बहादुर, रुस्तम जमा, रुस्तम जमा। रुस्तम जमा जो है ना, ये पहलवान का नाम है, मतलब अच्छा जी। खान बहादुर, इसी तरह शामसुल उलमा। याद रखिएगा आप फारिद नंबर शामसुल। अच्छा जी, खिताब के साथ मैं ना 2 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी लिखूंगा ताकि आपको जो है ना इनकी वो जो डेफिनेशन है उसके अंदर पता चल जाए। देखें जी, हमारे सामने जो लक़ब है ना, लक़ब क्या चीज़ है? लक़ब जो होता है वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। क्या लिखेंगे? जो किसी
खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल खान बहादुर खान जो है ना, ये कौम ने कहा, फॉर एग्जाम्पल जी हमारे मुल्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में पता मशहूर हो गया किस नाम से, खान बहादुर खान। लेकिन हुकूमत ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया तो फिर वो लकब ही रहेगा। अगर हुकूमत उसको नोटिफाई करेगी तो फिर क्या बनेगा, फिर जनाब बन जाएगा खिताब। यानी हुकूमत की तरफ से नोटिफाई नाम जो होगा वो खिताब होगा, आवाम की तरफ से, कौम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से जो होगा वो जनाब होगा लकब। फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में एक बंदा है जिसको गामा पहलवान के नाम से लोग जानते हैं। गामा पहलवान जी फलां इंडिया को शिकस्त देकर आया, गामा पहलवान वहाँ पे फतह करके आया। अगर गवर्नमेंट उसको गामा पहलवान का खिताब देती है, गवर्नमेंट अपने गजट में अंदर शाया करती है उसका नाम, तो फिर खिताब है। अगर गवर्नमेंट नहीं देती, वैसे ही आवाम में बंदा मशहूर हो गया है, फिर लकब है। जी समझ आ गई बात है ना। अच्छा मैं आप, हाँ कप्तान लकब है। कप्तान कभी गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया ना डिक्लेयर। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, कौन कहती है ना कैप्टन, कप्तान, कप्तान की तरफ से ये, कप्तान की तरफ से ये, कप्तान अडियाला कप्तान का ये खिताब, तो लिहाजा वो लकब है क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, तो वो खिताब जो है गवर्नमेंट प्रॉपर नोटिफाई करती है। जी जनाब, दोनों में फर्क समझ आ गया एनीवन? जी मिसाल है, मिसाल बताऊं? मूसा कलीमुल्ला, मूसा कलीमुल्ला। मैं बताता हूँ ना, जो शहर मशरक है ना वो खिताब है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि शहर मशरक का खिताब हुकूमत की तरफ से जारी हुआ था, अल्लामा इकबाल को, अंग्रेज हुकूमत ने जारी किया था। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ओके हो गया। इसके बाद कैद आदम, कैद आदम क्या चीज़ है? कैद आदम लकब है, क्यों भला? इसका बताएं जी, कैद आदम को कैद आदम का लकब किसने दिया था बताएं? नहीं, अवाम ने तो दिया था, दिया किसने था भाई? ईसा रूहुल्लाह। अच्छा जी, कैद मिल्लत, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि कैद आदम को, कैद आदम का जो खिताब था ना, ये एक जलसे के अंदर एक बंदे ने दिया था, आई थिंक 1934 के अंदर, आई थिंक 37 है 34 है। यानी अवाम की तरफ से तो कोई नोटिफाई नहीं हुआ ना। कैद आदम को, कैद आदम का नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग के एक बंदे ने दिया था। ठीक है, तो लिहाजा अब हुकूमत ने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला ना, तो लिहाजा वो लकब है। शायर मशरक, शायर मशरक का खिताब बराबर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था, तो लिहाजा वो अल्लामा इकबाल का जो शायर मशरक है वो जनाब क्या बनेगा, खिताब बनेगा। जी जनाब, दोनों में फ़र्क क्लियर हो गया? किसी के में कोई डाउट रह गया हो? एनीवन क्लियर? जी, मादर मिलत किसने भला दिया था? जी जी, मादर मिलत कौम ने खिताब दिया, कौम ने खिताब दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। ठीक है, शहीद मिलत, शहीद मिलत कौन है पाकिस्तान में? एनीवन? गवर्नमेंट ने जारी किया था, लकब हो जाएगा, एक खिताब हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई जनाब, नहीं आई? तखल्लुस, तखल्लुस क्या होता है? एक मुख्तसर सा नाम होता है। शायर अपने अशार के इस्तेमाल करते हुए उसमें अंदर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो जनाब वाला क्या कहते हैं कि शायरी, वो एक मैं सुन रहा था मतलब एक प्रोग्राम, तो उसमें एक बंदा शायरी शायरी कहता है कि जनाब के जो शायर होते हैं, ये शायर कैसे बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि उनको जो है कहीं से मोहब्बत में नाकामी होती है, तो वो अफसोस में फिर शायरी की तरफ आ जाते हैं, फिर उसी की याद में शायर बहुत बड़े शायर बन जाते हैं। ठीक हो गया? तो लिहाजा जो शायर शायर शायरी करता है, वो अपने नज़म लिखता है, वो कोई गज़ल लिखता है,
वो हर चीज़ के अंदर ना अपना नाम शामिल करता है। एंड पे ये बताइएगा कि अगर एक नज़म यहाँ जा रही है, गज़ल जा रही है जा रही है जा रही है, आखिरी शायर के अंदर उस बंदे ने अपना नाम लिखा, तो उसके अंदर उसने क्या किया भला? उसने लफ्ज़ को कट कर दिया, उसने कट कर दिया। इस चीज़ को जो उसने नाम यहाँ पे लिखा है, इसको हम मतला कहते हैं या मक्ता कहते हैं? मक्ता का मतलब होता है कट कर देना, काट देना, ठीक है। मतलब एक गजल जा रही है, लेकिन उसमें जाकर उसने वो गजल का जनाब वो कट किया और अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तखल्लुस से लिखे, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। अल्लामा इकबाल का तसल्लुस क्या था भला? लाइक दैट हाली, इकबाल, ज़ौक, और वो सिर्फ दर्द इस्तेमाल करता था, दर्द, और इसके अलावा मोमिन खान मोमिन, सागर, इसके बाद जनाब वो क्या नाम था एक बंदे का, गालिब लिखे, गालिब लिखा, और ये गालिब, ये अपने अशार के अंदर जो है ना मतलब इस्तेमाल करते हैं आखिर में, और इनको जनाब वो अपना नाम, ये इनका तखल्लुस है जनाब, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे एक सराय की शहर है मुल्तान के अंदर, शुजाबाद तहसील के शाकर शुजाबाद है। अब शाकर जो है ना उनका तखल्लुस है, हर शहर के अंदर आखिर में अपना क्या करते हैं, मक्ते को इस्तेमाल करते हुए तखल्लुस के जमा करते हैं। इसके बाद लिखिएगा जनाब कुनियत, क्या लिखेंगे? कुनियत जो होती है ना, याद रखिएगा, वो इसम है जो माँ बाप बेटे या किसी खास तल्लुक की वजह से पुकारा जाए, ठीक है। जैसे इब्ने खिताब, इब्ने मरियम, अबुल कासिम। अबुल कासिम किसकी कुनियत है? एनीवन? वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। वो इसम जो माँ बाप बेटे, अबुल कासिम का पूछे, माँ बाप बेटे या किसी ताल्लुक को ज़ाहिर करे, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसकी मिसालें मैंने आपको बता दी हैं। इब्ने खिताब हो गया, इब्ने मरियम, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तुराब। इनमें इब्ने खिताब हज़रत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की कुनियत है। इनके वालिद खिताब की वजह से। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, इनकी वालदा हज़रत मरियम की वजह से। अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबू तुराब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की कुनियत है। जी जनाब, बात क्लियर हो गई या नहीं? यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है? अबू तुराब, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने मरियम
इब्ने, वो उम्मे कुलसूम, वो तो मतलब है कि उम्मे कुलसूम तो मतलब है कि उम्मत उम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। इब्न याद रखिए, बिन्त कहते हैं बेटी, इब्न कहते हैं, इब्न मतलब है असल में मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी वाइफ थी वो तमाम यानी ये जो उम्मत है उनकी माँ है, ठीक है। तो वो भी आप क्या कह सकते हैं, कुनियत कह सकते हैं। जी जी जी। तो लिहाजा मतलब है कि ये मतलब वो रिलेशन तो नहीं दायर करती ना, वो तो एक मतलब है कि हम हमारी जो एक कौम है या मतलब है जो एक फॉलोअर है उनको दायर करती है ना। तो लिहाजा अबू तुराब मतलब रेयर रिलेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है ऐशा, ऐशा, ऐशा बिन्त अली, यानी ऐशा के वालिद का नाम जो है वो अली है, तो ऐशा बिन्त इमरान, तो यानी वो एक रिलेशन से जो हो रहा है, तो लिहाजा कुनियत आप क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद लिखिएगा जनाब उर्फ। क्या लिखेंगे? उर्फ। उर्फ एक ऐसा इस्म या जो या तो वालिदैन बचपन से ही बच्चे का नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़ कर या किसी इंसानी खूबी की वजह से या किसी खामी की वजह से या किसी नक्स की वजह से या इसके कोई करतूत की वजह से मशहूर हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हम लाइक दैट पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जवेद से जेदा, रशीद से शीदा, अकरम से अक्कू, बग्गा से बग्गू, लंगड़ा से लंगड़ा, लंगड़ा से गूंगा, छोटो छोटा लंबू। समझ आगे बात की नहीं आई, लिखने की जरूरत है। पटवारी, यूथिया, ज्याला। आज समझ आगे ने बात की। वो इसम जो किसी खूबी या खामी की वजह से, खामी की वजह से मशहूर हो जाए। अच्छा जी, आप ये एक बात बताएं मुझे कि यहां पर एक बंदा है अकरम, मोहल्ले में लोग उसको चोर के नाम से कहते हैं, चोर के नाम से बुलाते हैं। वो चोर आ रहा है, क्या बनेगा? उर्फ होगा या लकब होगा? उर्फ होगा। उसकी क्या वजह है कि क्योंकि उसकी खामी है, ठीक है। इधर सिर्फ खूबी हमने लिखनी होती है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे सामने जो है मतलब है इधर खूबी ऐसी जो कि आपके पूरे अवाम यानी पूरी जो कौम है उनके लिए फ़ायदा हो, तो वो इसके लिए हमने इस्तेमाल करना होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनाब अब मुझे एक बात का जवाब दें, लक़ब और उर्फ में ये फ़र्क है कि लक़ब का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान है, और जो उर्फ का दायरा है ना वो एक मोहल्ला है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके मोहल्ले में जो चोर हैं वो क्या मैं जानता हूं? नहीं जानता ना। कैद आदम को आपके मोहल्ले में जानते, मुझे मैं भी जानता हूं, सारे बंदे जानते हैं। यानी इसका जो दायरा कार है ना वो थोड़ा थोड़ा सा है, एक जगह है, एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है, एक शहर है। ये पूरा पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया कवर करेगा, ठीक है। हमने आगे बात की। अब बताएं, अगर आपके भाई को लोग कहते हैं पुन्नू, पुन्नू आप आपको पता है पुन्नू कहते हैं, आपके रिश्तेदारों को पता है, हमसायों को पता है, उस्ताद को पता है, क्या हमें पता है बाकी लोगों को? आगे समझ, बात क्लियर हो गई? निक नेम, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जनाब, ये बात ये क्लियर हो गए। अच्छा, ये हमारे पास इसमें इसमें जमी सॉरी इसमें जो दो क्या क्या थी बोला, इसमें मारफा, इसमें मारफा की जो इकसाम थी, इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें मसूल, इसमें इशारा। तो इसमें इल्म को हम आज क्लियर कर लिया हमने।
आगे इंशाल्लाह ताला जो है हमारे पास जो इसमें ज़मीर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि हम अगला कोई चीज़ और पढ़ सकें। ठीक है जी जनाब। इसके ऊपर अगर आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर जब ये सवाल आता है तो फिर वहाँ बंदा जाके क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, यार ये पता नहीं लकब है या तकल्लुफ़ है वहाँ पर, क्योंकि एक जैसा होता है तो वो फिर बंदा भूल जाता है वहाँ पर। जी जनाब, क्लियर होगी बात? एनीवन? अच्छा जी, आज हम पढ़ते हैं जनाब कंप्यूटर की टाइप्स। जनाब अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो इसलिए मैं प्रॉपर उसके जो है वो पिक्चर बना लेता हूँ और उसके बाद आप उसके साथ टैली कर लेते हैं। ठीक है इधर इधर जब खड़ लिखता हूँ सही नजर आता है? मुझे समझ आ गई है, ये मैंने लाइट इस साइड पे लगानी है। नेक्स्ट क्लियर हो गया, इधर भी होनी चाहिए इधर भी होनी चाहिए। बस ये पॉइंट वैसे मुझे पहले भी आ रहा था कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना मुझे ऐसा करना चाहिए। ये मसला हल कर लूँगा, कल कल छुट्टी है मुझे तो कल। अच्छा जनाब, परसों जो है हमारी तरफ अफ्तारी है देहात में, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। फिर ये ना कहिए सर जी आपका घर तो जो है वो जंगल के इलाके में था। जी जी लकब है। लाला जो है कोई कौम ने, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने निकाला कोई नोटिफिकेशन? कौम कहती है ना। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, चाचा किसको कहते हैं? चाचा क्रिकेट में आप बताएं, वो लकब है या खिताब है? वेरी गुड। किंग किसे कहते हैं? किंग बताएं वो क्या चीज है? बस बात खत्म हो गई। बात यह है कि एक चीज को आप अंडरस्टैंड करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके ऊपर एक सवाल जो है, अच्छा जनाब मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे मैंने टारगेट बनाया था कि हमारा जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर के पेपर में 20 के 20 एमसीक्यू ठीक होने चाहिए। 20 की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 18 या 19 ठीक होंगे, एक आधा गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्यों? जी जी यार, गवर्नमेंट से नोटिस कहीं नहीं निकाला ना मैंने आपको। हाँ गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट ऐलान करती है बाकायदा तौर पे, जो गवर्नमेंट जो है उसके बारे में प्रॉपर 14 अगस्त को या फिर 23 मार्च को बुला के देती है, ठीक है, तो उसके बाद वो उसको हम मतलब एक खिताब कहेंगे। ठीक है, पता चल जाता है ना, सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे समझ। ANALOG एनालॉग कंप्यूटर। जी भाई समझ आ गई, आपको नहीं समझ आई? सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे, और दूसरी बात यह है कि आप उसको थोड़ा साथ भी तो कर सकते हैं। यार आजकल इतनी अवेयरनेस है ना, आपकी सोच है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग जब पहले पीसी की तैयारी करते थे, कुछ सी चीज का नहीं पता होता, ना कोई किताब होती थी, बस पेपर जाके दे आते थे। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है, हाँ ये तो आपका ठीक है, गिव रिजल्ट इन एनालॉग फॉर्म। गिव रिजल्ट इन एनालॉग फॉर्म, OSCI, OSCILL, OSCOP, oscilloscope, oscilloscope, oscilloscopes,
thermostat and thermometer are example of analog। इसके अंदर हमारा क्या एमसीक्यू बन सकता है भाई, ये एग्जांपल किस चीज की है? ये तीन चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा जी, इट्स measure electrical signal current frequency वोल्टेज के बाद और क्या चीज आ सकती है, एंड कैपेसिटिविटी। अब देखिए जी, आप अपने मीटर पे चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वो जो वहां पे आपको सिग्नल देते हैं वो एनालॉग के सिग्नल होते हैं। आपके रेडियो पे कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है, आपका रेडियो जो है रेडियो वेव्स के थ्रू, जो वेव्स होती हैं उसके थ्रू सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल जाते हैं। तो एनालॉग सिग्नल, एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की तीन इकसाम है, ये दूसरी टोटल में दूसरी लिख रहा हूं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके ऊपर क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू आने तो इनमें से एक या दो एमसीक्यू पक्के आने हैं। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर को किसने इन्वर्ट किया, HOWARD, होवार्ड एकन, AIKEN, ओकन इन्वेंटेड इट। ठीक हो क्या, इस बंदे ने ये इन्वेंट किया था। He was an American physicist, PHYSICST। ठीक है, मैंने कीमियादान था, ठीक है, फिजिक्स। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिजिटल कंप्यूटर को किसने इजाद किया, किस मुल्क ने इजाद किया, क्या जवाब देंगे आप? एनीवन? वेरी गुड। ये देखें अमेरिका वाला बंदा है तो इसमें अमेरिका ही आ जाएगा। चलें, ये पॉइंट मैंने लिखना था, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर इज द कंप्यूटर विच परफॉर्म एंड एक्सेप्ट इट्स परफॉर्म बाइनरी डिजिट्स। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जनाब ये जो है डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, ये इसके परफॉर्म करता है, बाइनरी नंबर को डाटा देता है। ये बताएं बाइनरी नंबर कितने कौन कौन से हैं? वेरी गुड। टुडे मोस्टली या मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल, मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल, यानी आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन से कंप्यूटर हो रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर। इट इज known for high frequency
हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये मतलब मशहूर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी लिखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, HYBRID, हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा जी, ये हमारे पास, मैंने इसके साथ लगा देता हूं, ये हमारे पास जो है मतलब ये मैं बताता हूँ, ये हमारे पास डिजिटल हो गया, ये हमारे पास हो गया सी ऑप्शन। इधर आप आगे लिख दें A+B। क्या मतलब बनता है इसका? मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को हम जमा करते हैं तो जनाब क्या बन जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अक्सर पेपर में यही एमसीक्यू आता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है जनाब। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट एग्जिबिट फीचर ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी इन दोनों की जो फीचर है वो इसमें मौजूद है। तो आप सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द combination of analog and digital computer is called hybrid computer। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने यहां पे लिखा कि होवार्ड एकर ने इन्वेंट किया, यहां मैंने नहीं लिखा, ना मैंने यहां लिखा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये इजाद करने वाला कोई एक बंदा नहीं था, मुख्तलिफ तजर्बे होते रहे, कोई मर गया, कोई जीता रहा, उसके बाद जाके, इसलिए इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता कि एनालॉग किसने इजाद किया। ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग थे। इसी तरह ये कोई भी साइंसी मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा कि नोबेल प्राइज 3 बंदों को मिल रहा होता है। कोई किसी का ताल्लुक भारत से है, किसी का ताल्लुक ईरान से है, किसी का ताल्लुक किसी और जगह से है। तो लिहाजा ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी जी, नहीं नहीं, वो मैं आपको एक बात बता दूं, पीपीएससी के तर्ज के ऊपर ना कभी इस तरह का सवाल नहीं आया कि जनाब ये बताइए ये किसने याद किया। ठीक है। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो कोई ना कोई नाम बता देगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ठीक है। ये मैं आपको जो मैंने ये आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है नोट्स भी भेजूंगा, पीडीएफ नोट बना के, उनका हमारा कल टेस्ट होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा सा, और इसको हम कंप्लीट भी करते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या चीज बोला? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास में 2 है। कौन कौन सी नंबर हमारे पास जनाब है? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है जनाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, समझ आ गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं इसके बारे में वैसे आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सी चीज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती है। ये बताइएगा मुझे आप लोग कि हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम एक मोबाइल नया खरीदते हैं, उसके अंदर हम विंडो करवाते हैं या नहीं करवाते? एनीवन? उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंस्टॉल होता है, ऐसा है ना? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर, हमने जो है नया एक मोबाइल लिया, उसको ऑन किया, वो ऑन हो गया, चल गया, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमने इसके अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है सबसे पहले, अब फेसबुक करना है। जी जी, पहले सुन तो लें आप।
उसके बाद हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, फेसबुक करनी है, ईमो इंस्टॉल करना है, जूम ऐप करनी है, टिकटॉक करना है, यूट्यूब करना है, सब कुछ इनको एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के बगैर हम चला सकते हैं क्योंकि हमने तो मोबाइल इस्तेमाल करना, कॉलें कर सकते हैं। लेकिन यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फ़र्क आपको समझ आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और एक लिख लेंगे जनाब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है बना, ये हमारे पास है जनाब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा है हमारे पास स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी जनाब, यहां पे बेसिक और स्पेशलाइज्ड में क्या फर्क होगा? बेसिक जो होता है ना, जो वो चीज जो जरूरियात है। आप मुझे ये बताएं, आप कंप्यूटर लेकर आते हैं और आप कंप्यूटर लेकर आने के बाद आपने क्या करना है भला, आपने ऑन किया और आपने टाइपिंग करनी है, या आपने MS एक्सेल बजट बनाना है, आपने वर्ड के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है। दीज आर बेसिक नीड। आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो है कुछ लेक्चर जो है सुनने हैं, दीज आर योर बेसिक नीड। तो आपको साउंड नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप जो है वो एक वो क्या कहते हैं कि मैक्रो क्या कहते हैं बोला, ऑडियो कहते हैं, वो जो मतलब चला नहीं, ड्राइवर तो हमारा ये हो जाएगा ना, डिवाइस ड्राइवर। VLC जो होता है सॉफ्टवेयर, लाइक इधर VLC हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, तो उसको ऑडियो प्लेयर उसको देखेंगे। तो लिहाजा वो हमारे बेसिक होते हैं। स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड खुद डिजाइन करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, आपने यहाँ 500 बंदा रखा हुआ है, आपने उसको तनख्वाह दे दी है, आप सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन करवाएंगे, स्पेशलाइज्ड। बैंक में जाते हैं, बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होता है, बेसिक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है जनाब, क्लियर बात एनीवन? तो इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, और इसी तरह कैटेगराइज इनके अंदर क्या क्या आ जाती हैं। पास पेपर में अब तक कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मैं जनाब आपसे जो है कल कोई टेस्ट नहीं लूँगा, मैं लूँगा मंडे वाले दिन। मैं कंप्यूटर के अच्छे खासे नोट शेयर करूँगा, और मैं आपको पास पेपर जो है 3 या 4 शेयर करूँगा मज़ीद, क्योंकि आपके कल का टाइम है, परसों का टाइम है, और तरसों का 3 दिन का टाइम होगा। और कल हमारा टेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन वो टेस्ट जो होगा हमारे पास, जो पिछले जितने टेस्ट होते हैं उनका कम्बिनेशन होगा। ठीक है, यानी एक टैप 2 MCQ उठा लिए पहले टेस्ट से, 2 MCQ उठा लेंगे तीसरे MCQ टेस्ट से, इस तरह मिला के, क्योंकि आपके पास जो डाटा आएगा पढ़ने के लिए वो आपको अच्छा खासा होगा। और ये भी हो सकता है कि मैं मॉडल पेपर ना दूँ, मैं आपको अपना पर्सनल डाटा शेयर कर दूँ, लाइक दैट जी, इस्लामियात का या पाकिस्तान स्टडी का, या फिर कंप्यूटर, हाँ सॉरी मेरे माइंड में हफ्ते एतवार को आपने पढ़ना होता है कंप्यूटर। मैंने पिछली बार एक प्रोग्राम बनाया था, हफ्ते एतवार को आपने कंप्यूटर इसलिए तैयार करना है क्योंकि 2 दिन होते हैं, कंप्यूटर के MCQ तैयार ज़रूर करने हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको 108 नंबर पेजेस सेंड किए थे, उसमें 4.5 MCQ थे, ज़्यादा नहीं थे। तो लिहाजा वो जो 108 पेजेस के MCQ हैं, और लेकिन वो 450 थे, तो 450 तो मैं आज सेंड करूँगा। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि या फिर मैं और MCQ सेंड करूँगा, लेकिन सेंड कंप्यूटर के करूँगा, और एक मैं लेक्चर सेंड करूँगा जनाब अपना मैथ का। तो आपने इनको तैयार करना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? जी जनाब, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ,
तो ये बताइएगा, यहाँ मैं खड़ा हूं तो आपको नजर नहीं आ रहा जी? अच्छा चलो इधर देखें, अब ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी कि लाइट इस साइड भी होनी चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? डिजिटल कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल नहीं करते आजकल के दौर में, जैसे एप्पल है, पर्सनल कंप्यूटर है, डेल है, ये सारे डिजिटल है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो था ये पहले दौर में इस्तेमाल होता था, और ये इस्तेमाल होता है एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, जगह ना फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है कहाँ पे, रेडियो स्टेशन पे, टीवी स्टेशन पे, वोल्टेज बिजली स्टेशन पे, कैपेसिटर बिजली के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी तो आपको पता है कि वो जो ऐसे जैसे टेलीफोन की लाइन होती हैं, उस तो ये उसके अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो होता है डिजिटल, ठीक है। लेकिन कुछ डिजिटल कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनके एनालॉग भी ऐड कर देते हैं, तो फिर वो हाइब्रिड बन जाते हैं। जी बात क्लियर हो गई? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो हमारे पास जिनके अंदर ये भी हो खसूसियात, और जिनके अंदर ये खसूसियात दोनों हो। इन दोनों को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं चंद सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे लाइक दैट इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी फार्म्स हो गई, टेलीफोन कंपनी हो गई, ये इस्तेमाल करती हैं। आम बंदा इस्तेमाल नहीं करता इसको, ठीक है। अब बताओ आपका सिग्नल से, नहीं आपका सिग्नल यार बताएं, मैन्युफैक्चरिंग आप इस्तेमाल करते हैं, कंपनियां करती हैं ना, बड़ी बड़ी फर्म इस्तेमाल करती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर ये भी खसूसियात होती है, ये दोनों होती हैं, हाइब्रिड बन जाता है। ये इस्तेमाल करती है जैसे टेलीफोन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सिग्नल को चेक करने होते हैं, जैसे जैज़ है, जोंग है, टेलीनार है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी फार्म होती हैं, उन्होंने इस्तेमाल करना होता है। आम बंदे की ज़रूरत है डिजिटल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपको सीडी बाजार से ले आते हैं, सीडी एक्सपी या इंस्टॉल करने के लिए, आपको पता है इसकी ओरिजिनल कीमत क्या है? पता है ओरिजिनल कीमत? जी विंडो की ओरिजिनल पाकिस्तानी रुपीज में 90,000 से ऊपर बनती है, अगर ओरिजिनल हो तो, जो हमें 100 रुपए की मिल जाती है। वो तो कापी है, और आपको ये पता होना चाहिए जितने कंप्यूटर आप बाजार में लेके आते हैं नया नया, ये सारे कापी हैं जनाब, यूज हैं। वो क्या करते हैं, उसको जनाब साफ करते हैं अच्छी तरह से, पॉलिश करके हमें दे देते हैं। समझ आ की बात की? जी 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 जी, नई चीज़ नहीं, नई चीज़ आप ले ही नहीं सकते जनाब, इतनी महंगी है। ये समझ लें कि जिस तरह मैं आपको बताऊं ना, वो लंडे वाला माल नहीं होता, ये वो वाला सिस्टम है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन?